हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है एडिलेड यूनाइटेड और पर्थ ग्लोरी के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर कल वाले मैच के रिजल्ट की हम बात करें तो ओवरऑल उतना बुरा नहीं मैं कहूँगा। मतलब मेरा खुद का तो 80% लीग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। एक जो दिक्कत आ सकता था वो था जो ब्राउन का असिस्ट आया था लास्ट मोमेंट पर, उसी की वजह से। नहीं तो ओवरऑल जैसा हमने कहा था कि ज़्यादा गोल्स नहीं एक्सपेक्टेड हैं और वो सारी चीज़ें जो भी हमने कही थी लगभग सही ही थी। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैंने लाइनअप अनाउंस होने के बाद कहा था टेलीग्राम पर, वो भी लगभग सही चले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया था कि जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं ए लीग से, कि बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ हुआ नहीं था। लगभग सेफेस्ट प्लेयर्स ने ही पॉइंट्स कलेक्ट करके दिए थे, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस थे वो उतना नहीं हुआ था। और जिन जिन लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन सही रखा था, मतलब गोल स्कोरर्स को रखा था, क्योंकि बहुत लोगों ने इनगम को इनगम या जो भी इनका इनगम जो भी नाम था जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया था उनको वाइस कैप्टन रखा था, लेकिन हमारे वाइस कैप्टन गोल स्कोरर राहुल थे। तो जिन्होंने वाइस कैप्टन भी सही रखा था और ब्राउन भी थे, सिर्फ उनके अगेंस्ट में ही हम हारे थे। नहीं तो ओवरऑल लगभग सही था। बहुत मैं पिच परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक था। मतलब 10 में से 7-8 क्लीन शीट तो आपके हो ही गए होंगे अगर आपने सब कुछ सही से फॉलो करा होगा। तो अभी भी अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ के जाना, क्योंकि लाइनअप आने के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेयर होती रहती हैं, इंक्लूडिंग डेमो टीम्स वगैरह। तो अगर आप वहाँ पे हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं हो तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें जो कि फ्री की हैं आप मिस कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है एडिलेड के होम ग्राउंड पर। एडिलेड यूनाइटेड अभी छठे स्थान पर है, पर्थ ग्लोरी है 5वें स्थान पर। मतलब आज का मैच दोनों ही क्वालिटी की टीम के बीच में होने वाला है, मतलब ए लीग के तुलना में। तो मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको शेयर करता हूं, ठीक है। एडिलेड यूनाइटेड की बात करें तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलने वाली टीम है। ये गोल करने में ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं। गोल कंसीड ये काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन गोल वापस करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कुछ कुछ मैचों में इनका डिफेंस कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है। मतलब और मतलब ऐसा हुआ है कि समझ लीजिए 2-3 गोल उन्होंने कंसीड तो करे हैं, लेकिन वापस हो सकता है एक ही गोल कर पाए या नहीं कर पाए। इनके अगेंस्ट में कि एक ही तरह का प्लान चलता है कि उनको बस पोजीशन रखने दीजिए और काउंटर अटैक पे इनको हिट कीजिए। अगर ऐसा कोई टीम करती है तो आराम से एडिलेड यूनाइटेड की टीम नस्तनाबूद हो जाती है। एडिलेड यूनाइटेड ने इस सीजन में सेकंड हाईएस्ट गोल कंसीडिंग टीम है वो अभी तक। इनसे ज़्यादा गोल सिर्फ आखिरी पायदान में रही सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स ने कंसीड किया है, लेकिन गोल काफ़ी करते भी हैं ये, और उसी के ऊपर डिपेंड करके वो अभी इस पायदान पर है जहाँ पर भी है। पर्थ ग्लोरी की बात करें, पर्थ ग्लोरी 7 मैच डे पहले तक वो टॉप 2 में थे। मतलब टाइटल के लिए वो चेस कर रहे थे, ऐसा कुछ पोजीशन था उनका। लेकिन पिछले 7 मैचों में सिर्फ एक मैच वो जीते हैं, 4 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था। मतलब पिछले 7 मैचों में थोड़ा सा फॉर्म उनका डाउनवर्ड जा रहा है, ग्राफ उनके फॉर्म का जो ग्राफ है। यही एक टेंशन की बात है पर्थ ग्लोरी के लिए। नहीं तो हर तरफ से स्टैटिस्टिकली बोल लीजिए, करंट पोजीशन में बोल लीजिए, गोल के खाने के मामले में या गोल करने के मामले में हर तरफ से ही वो एडिलेड से बेटर थे। उन्होंने गोल करे भी ज़्यादा हैं, एडिलेड से एक गोल ज़्यादा करे हैं, और गोल उनसे लगभग 10 या 12 गोल उन्होंने कम कंसीड करे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है, लेकिन पिछले 7 मैचों में उनका रिजल्ट उनके सपोर्ट में नहीं गया है। उनका खेल खराब नहीं हुआ है मैं कहूँगा। वो हारे भी हैं जो मैचेस, वहाँ पर भी एक से ज़्यादा गोल डिफरेंस से वो नहीं हारे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको हारना पड़ा है, और यही सबसे बड़ी बात है। तो यही एक चीज़ है। बाकी पर्थ ग्लोरी का भी वही सिस्टम रहता है, ये ज़्यादा पोजीशन रखते नहीं हैं, काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश करते हैं। बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा पर्थ ग्लोरी पोजीशन रख रही है। एडिलेड यूनाइटेड पोजीशन तो रखने की कोशिश करती है और यही इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये पोजीशन नहीं रख पाते हैं वहाँ पर उनका बेस्ट अटैकिंग जो खेल है वो आपको देखने को मिल जाता है। मैं आगे सब कुछ क्लियर करवा देता हूँ आपको। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पर्थ ग्लोरी पिछले 4 रेगुलर सीजन मैचेस की अगर हम बात करें, रेगुलर सीजन मतलब समझ लीजिए ये जो लीग मैचेस हो रहे हैं यही रेगुलर सीजन है। नॉकआउट मैचेस की अगर हम बात छोड़ दें, नॉकआउट मैचेस को भी मैं अगर कंसीडर कर लूँ तो रेगुलर सीजन नॉकआउट मैच मिलाकर टोटल 5 मैचेस खेले हैं पिछले 2-3 सीजनों में पर्थ ग्लोरी एडिलेड यूनाइटेड के अगेंस्ट में, और उन 5 ही मैचों में उन्होंने जीत हासिल करी है, ठीक है। और एडिलेड यूनाइटेड एक भी मैच में गोल नहीं कर पाई है जब बात आती है रेगुलर सीजन के मैचेस की, मतलब लीग स्टेज की मैचेस की। एक ही मैच था जो कि नॉकआउट मैच था, वहां पर एडिलेड ने गोल्स करे हुए थे, लेकिन वहां पर भी पर्थ ग्लोरी ने उनको हरा दिया था एट द एंड ऑफ द मैच।
तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी तरह से डोमिनेट करती है बर्थलोडी एडिलेड के अगेंस्ट में। अगर हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करें, आखिरी मैच में भी बर्थलोडी ने जो हेड टू हेड हुआ था 3-0 से हराया था। जैसे मैंने बताया कि एडिलेड गोल ही नहीं कर पाई है हिस्टोरिकली। तो क्या हुआ था, एडिलेड की तरफ से बर्थलोडी की तरफ से डिएगो कैस्ट्रो, कमाल का उनका रिकॉर्ड रहता है। हालांकि आज के मैच में शायद अवेलेबल नहीं होंगे, ये कमाल का रिकॉर्ड रहता है इनका एडिलेड के अगेंस्ट में। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, या तो गोल या तो असिस्ट उन्होंने करे हुए हैं। सिर्फ यही मैच था शायद जहां पर गोल नहीं कर पाए। यहाँ पर गोल किया था कियानिस और ब्रूनो फर्नांडो ने। बाकी अगर आप देखेंगे ओवरऑल डोमिनेशन आपको दिख जाएगा। डिफेंस यहाँ पर अच्छा था। और ये उस समय की बात है जबकि बर्थलोडी बिल्कुल आग उगल रही थी, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं। शुरुआत के समय में, जबकि सीजन से पहले पहले शुरुआत हुआ, मैंने बताया कि पहले के समय में बर्थलोडी बिल्कुल चैंपियनशिप के लिए चेस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता जा रहा है, स्पेशली पिछले 7 मैचों में बर्थलोडी का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। और मिडफील्ड से भी इनके मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है नील किलकेनी, इनके टीम के कैप्टन हैं। असिस्ट पोटेंशियल कमाल का है। अगर पूरी टीम भी पोजीशन ना रख पाए तब भी आपको नील किलकेनी का 50 के ऊपर पास देखने को मिल जाएगा। सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी विंग्स का इस्तेमाल ये उतना ज्यादा करते नहीं है, सेंट्रली आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार विंग पे भी काम होता है। इनके जो विंग बैक्स हैं, इनमें से इवन फ्रांजिच ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अटैक में कंपैरेटिवली ज्यादा एग्रेसिव हैं और अटैक वगैरह में असिस्ट पोटेंशियल रखने के मामले में थोड़ा सा आगे रहते हैं। तो अब देख सकते हैं पूरी तरह से सेंट्रल से ही पूरी तरह से झंझोर के रख दिया था। एडिलेड की तरफ से बात करी जाए तो एज ए डिफेंसिव टीम उतना खराब वो परफॉर्मेंस उनका नहीं था, लेकिन उनके गोलकीपर ने बहुत ही घटिया फुटबॉल खेला था इस मैच पर। और इसके सिवाय विंग के अगेंस्ट में भी इनका एक प्रॉब्लम होता है हमेशा, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इनके दोनों फुल बैक्स भी उतना अच्छा कुछ खास कर नहीं पाए थे और अटैक में भी मौका नहीं था। एडिलेड ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, जैसा मैंने आपको बताया कि पर्थ ग्लोरी ही ऐसी टीम ही है जो कि पोजीशन रखना पसंद नहीं करती। और एडिलेड का बेस्ट गेम वहीं पे वापस आता है जब उनके पास पोजीशन होता नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पोजीशन रखा था और पर्थ ने ही काउंटर अटैक से हिट किया। ओवरऑल डोमिनेशन देखिए, पर्थ ग्लोरी 3-0 से जीती है, फिर भी उनके गोलकीपर को 5 सेव्स करने पड़े हैं। तो इससे तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि पर्थ ग्लोरी की डिफेंस पे भी प्रेशर था, लेकिन उन्होंने सही से उनका जवाब दिया। पोजीशन था एडिलेड के पास तो जेकबसन, एलसी, ये दोनों इनके सबसे बढ़िया पासर्स में से हैं। डिफेंसिव थर्ड में अगर बात करी जाए तो उसके बाद आरिगो और मारिया स्ट्रेन, ये सब कुछ पासर्स से। मैगरी, इस नाम को ध्यान से देख लेना, आगे मैं इनके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। इन्होंने 10 क्रॉसिंग यहाँ पर निकाले थे। उसके बाद बेन हारोरान और किलकेनी, जैसे मैंने बताया, सेट पीस भी लेते हैं। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, एडिलेड यूनाइटेड को न्यूकासल जेट्स ने हरा दिया था। न्यूकासल जेट्स के बारे में मैंने पहले बताया हुआ हूँ मैं। आखिरी जो मैचेस मैंने कवर करे हुए हैं, बिल्कुल सेम तरह का स्ट्रेटेजी उनके अगेंस्ट में जो मैंने बताया काम करता है कि पोजीशन एडिलेड को रखने दीजिए और काउंटर अटैक पे हिट कीजिए, वही यहाँ पर न्यूकासल ने करा। यहाँ पर आप देख सकेंगे जहां पर उनके स्ट्राइकर का गोल आया, डिफेंस सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जैसे काउंटर अटैक पे हिट हुआ, विंगर्स या फिर विंग बैक्स जो भी आप कह लीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन आ गया। एक विंग बैक ने गोल किया, दूसरे विंग बैक ने असिस्ट प्रोवाइड करा था। और फिर से जो चीज आपको देखने को मिलेगा कि विंग के अगेंस्ट में हमेशा जो दिक्कत यहाँ पर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हुआ। और मिडफील्ड में भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वालिटीज़ वगैरह नहीं है। जेम्स ट्रोइसी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिडफील्ड में, लेकिन वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। तो मिडफील्ड और ज़्यादा खोखला हो चुका है इनका, तो इसीलिए मिडफील्ड पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था जेट्स ने। पोजीशन का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था, 50-50 था इस मैच पर। ट्रोइसी सबसे ज़्यादा पासेस और क्रॉसेस उन्होंने निकाले और जेट्स ने यहाँ पर फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा। तो खास कुछ बताने के लिए है नहीं एडिलेड की तरफ से। वेस्टर्न यूनाइटेड के अगेंस्ट में 4-3 से यहाँ पर जीत हासिल करी थी। देखिए, डिफेंस इनका खराब रहता ही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन अटैकिंग पोटेंशियल की वजह से ही इतना ऊपर आए हैं। यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा, 3 गोल कंसीड किए। फिर से इनके गोलकीपर का परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पर भी आपको वो चीज देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इनके गोलकीपर का परफॉर्मेंस, फिर से इनके गोलकीपर का परफॉर्मेंस देखिए। लेकिन डिफेंस, सेंट्रल डिफेंस में जेकबसन और एलसी का क्वालिटी खराब नहीं है, लेकिन अगर बाकी जो डिफेंसिव ड्यूटी वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्लेयर हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर पाए, तो इन दोनों से पूरा डिफेंस नहीं संभाला जा सकता। फिर से फुल बैक्स का यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस, मतलब ओपोनेंट टीम ने जरूर विंग से कुछ करा होगा। वेस्टर्न यूनाइटेड का आखिरी मैच हमने कवर करा था, जहां पर आपको पता होगा मैंने कहा था कि ये दोनों विंग बैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, कॉर्नर पेन और रिजन यहाँ पर खेल रहे थे। कॉर्नर पेन का असिस्ट भी था और लेफ्ट साइड से कॉर्नर पेन का असिस्ट था। अच्छा फुटबॉल उन्होंने खेला था, इसीलिए इनके जो राइट बैक थे कोई अच्छा काम नहीं कर पाए थे, लेकिन अटैकिंग पोटेंशियल काफी अच्छा रखते हैं। और यहाँ से आपको वेस्ट एडिलेड का जो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है वो आपको समझ में आ जाएगा, और वो है विंग प्ले।
मिलियोस्निच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट विंग में खेलते हैं, अटैकिंग सेंटर स्ट्राइकर के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन जनरली विंगर हैं। और यहाँ पर उन्होंने 2 गोल मारे थे, उसके बाद मकड़ी का गोल था, बेन हालोडन का यहाँ पर असिस्ट भी था, ठीक है। और जेम्स ट्रोएसी जैसे मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनका भी यहाँ पर असिस्ट था। तो यहीं से सारे गोल्स वगैरह आ गए थे। दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से, तो उनके विंग का तो इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा वो गोल पे नहीं जाते हैं। असिस्ट पोटेंशियल था, बाकी इनके स्ट्राइकर्स ने काफ़ी अच्छा काम करा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव या थोड़ा ज़्यादा अच्छा अटैक के चलते एडिलेड यूनाइटेड ने जीत हासिल करा था। फिर से आपने देख सकते हैं डिफेंस में इश्यूज थे, लेकिन डेवास्टेटिंग अटैक की वजह से वो जीत पाए। एडिलेड ने यहाँ पर मिडफील्ड कंट्रोल कर लिया था, दोनों विंग्स ने ऑपरेट किया अच्छी तरह से। पोजीशन फिर से नहीं, सेट पीस से कंसीड किया। और जैसे मैंने बताया, फिर से आपको दिख जाएगा जेकबसन और एलसी ये 50 के ऊपर पासेस निकालने में सक्षम रहे। मेलबर्न के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करी। फिर से आपको जो चीज़ दिखने को मिल जाएगा, देखिए एक ही गोल कंसीड किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक गोल फिर से वो बनाया इनके विंगर ने, मतलब ओपोनेंट के विंग से, ठीक है। ओपोनेंट के जो डिफेंडर से ये भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। एक ही गोल कंसीड किया। फिर से आप देख सकते हैं इज्जो का परफॉर्मेंस, ठीक है। मैंने इनके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, बिल्कुल भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता है। हार्डली पर मैच एक से ज़्यादा सेव्स इनका होता नहीं है, और इसीलिए चाहे टीम एक गोल कंसीड करे या 4 गोल कंसीड करे, इनका परफॉर्मेंस कॉन्सिस्टेंटली खराब होता ही है। फिर से आपको विंग का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, इस बार बेन हालोडन का। मिलियोस्निच यहाँ पर थोड़ा खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन बेन हालोडन ने यहाँ पर 2 गोल मार दिए। हाँ, साथ में मिडफील्ड में यहाँ पर थोड़ी नहीं थे, तो कॉन्स्टेंटोपुलोस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया। तो फिर से सेट पीस यहाँ पर देख जाएगा, बेन हालोडन जो सेट पीस भी लेते हैं, तो यहाँ पर उनका गोल था। मेलबर्न ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। फिर से आप देख सकते हैं एडिलेड यूनाइटेड के पास जब भी पोजीशन नहीं है, तब भी उनका बेस्ट अटैकिंग जो परफॉर्मेंस है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 मैचेस दिखा जहाँ पर उन्होंने 4 और 3 गोल करे। गोल कितने खाए आप भूल जाइए, लेकिन गोल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यही एक चीज़ है एडिलेड यूनाइटेड का जो आपको ध्यान में रखना है। और फिर से जेकबसन और एलसी 50 के ऊपर पासेस, मगरी और कॉन्स्टेंटोपुलस के क्रॉसेस यहाँ पर हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि एडिलेड यूनाइटेड काफ़ी अग्रेसिव टीम है। ये ज़्यादा गोल बचाने के लिए नहीं जाते हैं, गोल करने का ही इनका जो है मेन मोटो होता है। विंग प्ले करते हैं, विंग के अगेंस्ट भी इनके प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन विंग प्ले भी काफ़ी अच्छी खासी कर लेते हैं। सेंट्रली इनके पास ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, स्पेशली जेम्स ट्रोएसी के ना रहने के बाद अभी तक आपने किसी भी सेंट्रल मिडफील्डर का खास कुछ रोल देखा नहीं होगा। कि सेंट्रल और डिफेंस से 2 जो ऐसे सेंट्रल डिफेंडर्स हैं जिनके पास पासिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बाकी और कुछ खास पोटेंशियल मैं नहीं बात कर सकता इनके बारे में। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है जिनका नाम है रायन मकड़ी। अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलोगे तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि बहुत सारे लोगों ने इनको सिलेक्ट करके रखा है, और शायद कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत लोग बनाएंगे। अभी खराब फुटबॉलर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इस सीजन में हाईएस्ट गोल स्कोरर है वो एडिलेड यूनाइटेड के होकर, लेकिन एक फैक्ट है इनके लिए कि पिछले 2-3 सीजनों में पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट में वो टोटल 5 मैचेस खेले हैं, उनमें से एक भी बार वो गोल नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ जो एडिलेड की तरफ से आपने देखा कि जब वो पोजीशन नहीं रखते हैं, तब उनका अटैकिंग जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन रखने में आ जाते हैं, उनके अगेंस्ट में टीमें काउंटर अटैक से हिट करती है और उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है जवाब देने लायक। अभी बार्टोलोनी की बात करें तो वेलिंगटन के अगेंस्ट में यहाँ पर 1-2 से उनका हारना पड़ा। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसी दौरान का ये मैच है। उनके लिए भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, डिफेंस उनका उतना बुरा नहीं चल रहा है अगर मैं सही बताऊं तो, लेकिन उनके लिए भी एक जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो उनके गोलकीपर का खराब फॉर्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो है कि मिडफील्ड में किल केने के अलावा और किसी के भी ऊपर ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं कर पा रही है पर्थ ग्लोरी की टीम। यहाँ पर आप देख सकेंगे ब्रिमर खेल रहे थे और क्रिश्चियन पोपोविच खेल रहे थे, कोई काम के नहीं आए। विंग का इस्तेमाल ये थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं अग्रेसिव नहीं कहूँगा। असिस्ट पोटेंशियल ऑफ कोर्स है, लेकिन गोल स्कोरिंग पोटेंशियल थोड़ा कम। फ्रैंचिच और यहाँ पर इनगम खेल रहे थे जिन्होंने गोल मारा था। अटैक में ब्रूनो फर्नांडिन्हो के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और साथ में उनके साथ जो कियानिस या फिर डिएगो कैस्ट्रो खेलते थे वो अभी कुछ दिनों से नहीं खेल रहे हैं। डिएगो कैस्ट्रो शायद आज के मैच में भी नहीं खेले, लेकिन कियानिस खेल सकते हैं, देखना होगा। तो जो भी हो, इनके मिडफील्ड में इश्यूज रहे हैं, उनके गोलकीपर के प्रॉब्लम की वजह से इनको थोड़ा बहुत इशू का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से अगर हम वेलिंगटन फिनिश की तरफ से देखेंगे तो इनको दिक्कत आया था विंग प्ले के अगेंस्ट में, और वहां से गोल भी है, आपने देखा। सिर्फ गोल नहीं, इवन फ्रेंचिच जो राइट फ्लैंक पे खेल रहे थे, इन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला, गोल नहीं कर पाए वो अलग बात। वेलिंगटन की तरफ से यहाँ पर सेंट्रली गोल्स आए थे और एक गोल शायद पेनल्टी से करा था।
तो डिफेंस यहाँ पर खराब नहीं था, लेकिन होल्डिंग मिडफील्ड में काफ़ी दिक्कतें थी और गोलकीपर की वजह से वो हार गए। वेलिंगटन ने जो सेंट्रली जो प्रॉब्लम्स रहा है आपने देखा पर्थ ग्लोरी की तरफ से, वो उन्होंने फायदा उठाया। पर्थ ग्लोरी ने यहाँ पर पोजीशन रखा और जैसे ही पोजीशन रखा कुछ कमाल के पास आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जहाँ से ग्रांट, हुआंडे, मालिक और किलकेनी ये आपको कंसिस्टेंटली हर जगह पे दिख जाएंगे। किलकेनी के क्रॉसेस भी यहाँ पर रहे हैं। न्यूकासल जेट्स के यहाँ अगेंस्ट में यहाँ पर 1-2 से हारना पड़ा। न्यूकासल जेट्स भी डिफेंसिव टीम है, पर्थ ग्लोरी भी डिफेंसिव टीम है, लेकिन न्यूकासल जेट्स ने एक गोल यहाँ पर सेट पीस से कर दिया था और एक गोल यहाँ पर डोनोवन ने करा। बाकी दोनों ही टीमों की डिफेंस में ठीक ठाक मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं था। लेकिन क्या हो गया, पर्थ ग्लोरी के जो नंबर 9 है ब्रूनो फर्नांडो, कमाल के जो फॉर्म पे चल रहे थे पहले हाफ में सीजन के, उनका उतना ही खराब फॉर्म चल रहा है रिसेंटली। यहाँ पर भी घटिया परफॉर्मेंस उनका, और साथ में इनके गोलकीपर का एकमात्र गोल जो वापस किया था किलकेनी ने, वो भी पेनल्टी से। फिर से आप देखेंगे कि डिफेंस यहाँ पर भी बुरा नहीं था। इस बार तो सेंट्रल मिडफील्ड में भी उतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते, और यहाँ पर कैस्ट्रो और कियानिस जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी डिफेंसिव थर्ड जो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग जो टीम है न्यूकासल जेट्स, उनको भेद नहीं कर पाए, इसलिए खास कुछ हुआ नहीं। दोनों टीमों ने मिडफील्ड में काम करा। अगेन पर्थ वी आर नॉट बैड एनीवेज, लेकिन लैक ऑफ गोल स्कोरर की वजह से ये इनको डूबना पड़ा। जेट्स सॉलिड थे इन द डिफेंसिव थर्ड में, जेट्स ने यहाँ पर पोजीशन रखा था और फिर से आपको दिख जाएगा पोजीशन यहाँ पर नहीं था पर्थ ग्लोरी के पास, लेकिन किलकेनी के 60 के ओवर पासेस, साथ में दिया गया किलकेनी के क्रॉसेस भी थे। और आखिरी मैच, ये आखिरी जीत है, मतलब 7 मैच से पहले इस बीच में उन्होंने सिर्फ सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स को हराया है, जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आखिरी जो मतलब रिलेटिवली अच्छी टीमों के अगेंस्ट में उन्होंने जीत हासिल करा था, वो था वेलिंगटन फिनिक्स के अगेंस्ट में। यहाँ से आपको उनका जो क्वालिटी है समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वेलिंगटन की टीम ने काफ़ी दिक्कत में डाला हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, देखिए वेलिंगटन का जो राइट साइड था वो बहुत ज़्यादा खराब था, तो उसका फ़ायदा पर्थ ग्लोरी ने कहाँ से उठाया, इनके लेफ्ट साइड में जो खेल रहे थे किम सू ब्योम, जो लेफ्ट विंग बैक खेल रहे थे, और निकोलस एगस्टिनो, इन दोनों ने पूरी तरह झंझोर कर रख दिया। स्यू ब्योम का यहाँ पर असिस्ट था और अगस्टिनो ने 2 गोल मारे, साथ में ब्रूनो फर्नांडो का 1 गोल, और बर्सेला ने यहाँ पर 1 गोल किया था सेट पीस से। बस इनसे ही इनका काम हो गया। डिफेंस भी यहाँ पर एज यूजल उतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी 2 गोल कंसीड करना पड़ा, क्योंकि इनके जो गोलकीपर हैं, दोनों ही टीमों के गोलकीपर का फॉर्म आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही खराब चल रहा है दोनों ही टीमों का गोलकीपर का फॉर्म। और इस बार ब्रूनो फर्नांडो ने अच्छा गोल मार दिया था, तो इसीलिए खास कुछ दिक्कत हुआ नहीं। विंग्स का इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से किया, जहाँ से मैंने बताया कि सोबियम का असिस्ट भी था और फ्रैंकिश ने भी अच्छा काम करा, भले ही गोल असिस्ट वगैरह वो ना कर पाए हों। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने बताया कि पर्थ जब पोजीशन नहीं रखती है, ऊपर आपने देखा पोजीशन वगैरह उन्होंने रखा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे पासर्स भी आपको देखने गए थे, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन नहीं रख पाए, उनका बेस्ट गेम जो है अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो वापस आया। वेलिंगटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, काउंटर अटैक से हिट किया पर्थ ग्लोरी ने, और काउंटर अटैक से हिट किया, इसीलिए उनके विंगर्स और अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स काफ़ी इंवॉल्व रहे थे। विंग्स का इस्तेमाल करा, गोल आया वहाँ से, स्कोर एंड कंसीडर हम सेट पीस। फिर से देखिए पोजीशन नहीं था, लेकिन फिर से किलकेनी के 60 के ओवर पासेस, मर्सेला के क्रॉसेस, और फिर से फ्रैंकिश और किलकेनी के क्रॉसेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये है पर्थ ग्लोरी। 7 मैच पहले अगर ये चीज़ें होता तो मैं अनडाउटेडली पर्थ ग्लोरी को फेवरेट कह देता, लेकिन क्योंकि हाल ही में उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो खराब फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ गोल स्कोरर्स ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। ब्रूनो फर्नांडो उस तरह के फॉर्म पे नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। जो आखिरी मैच आपने देखा वेलिंगटन फिनिक्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर 4-2 से जीत हासिल करी थी, वो है 7 मैच डे पहले, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से उनका लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सारे जो ऑन पेपर चीज़ें हैं, सब कुछ पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में बात कर रहा है। और एडिलेड यूनाइटेड का रिकॉर्ड जो है काफ़ी ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आप ड्रीम 11 खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि सारी जनता जो है वो एडिलेड के सपोर्ट में ही 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच पर वो पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में ही है। ठीक है, मुझे पता है उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में ही ये मैच देख रहा हूँ। गोल मुझे लगता है दोनों ही टीमों की तरफ से होना चाहिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ही टीमों के जो गोलकीपर्स हैं काफ़ी खराब फॉर्म पे चल रहे हैं, डिफेंसिवली थोड़े बहुत इश्यूज वगैरह हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही टीमों की तरफ से गोल होंगे। ठीक है, अभी कौन से टीम का कहाँ वीकनेस है ये हमें पॉइंट आउट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं पर्थ ग्लोरी को आगे रखना चाहता हूँ, वो है कि अगर आपने लास्ट हेड टू हेड मैच देखी होगी, इवन लास्ट मैंने 2-3 हेड टू हेड मैच में भी ये नोटिस करा है
मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपने मिस करी हो तो। लास्ट हिट मैच में एडिलेड ने पोजीशन रखा था, और जो कि मैंने पूरे वीडियो में अभी तक आपको समझाया है कि एडिलेड का बेस्ट परफॉर्मेंस अटैकिंगली तभी आता है जब उनके पास पोजीशन होता नहीं है। लेकिन हेड टू हेड फिक्सचरों में एडिलेड के पास पोजीशन रहा है, और इसी कारण की वजह से एडिलेड कतई कुछ नहीं कर पाई है। तो इसीलिए मैं आज के मैच में पर्थ ग्लोरी को थोड़ा आगे रखना पसंद करूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके तरफ से गोल स्कोरर के तौर पे मैं किसको मतलब आगे रखूं, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल ही फॉर्म पर नहीं है। ये एक दिक्कत है, लेकिन किसी भी तरह से मुझे लगता है कि आज के मैच में पर्थ ग्लोरी जीतेगी, और मेरा प्रेडिक्शन पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में 2-1 का है। चाहे आज पर्थ ग्लोरी जीते या ना जीते, एक चीज तो मुझे लगभग पक्का लग रहा है कि दोनों ही टीमों से गोल आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा डिफेंडर्स को लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने कुछ डिफेंडर्स के बारे में बताया है, आगे ही बता दूंगा। उनको ही लेके चलना जो कि आपको कम से कम पासिंग के पॉइंट्स दें या फिर अटैक में कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखे। सेट पीस टेकर्स की बात करें, एडिलेड के होकर मगरी पेनल्टी लेते हैं, और इसीलिए इनको मिस मत कर लेना। भले ही जो फैक्ट मैंने आपको शेयर करी है उसके ऊपर डिपेंड करके आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना अपना ना बनाना आपके ऊपर है, लेकिन टीम में जरूर रखना है क्योंकि ये सेट पीस टेकर हैं। उसके बाद ब्लैकवुड और ऑफसेट पिछले कुछ मैचेस से काफी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं। फ्री किक में आपको मिलिसनिच का नाम दिख जाएगा जो कि अवेलेबल नहीं है, त्रोइसी जो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों फिर से ऑफसेट और मगरी। पर्थ ग्लोरी की तरफ से किलकेनी, गलती से भी गलती मत कर लेना और इनको मिस मत कर लेना। उसके बाद हुआंडे जो कि आज के मैच में खेल सकते हैं या मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, जनरली डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। और फ्री किक में फर्नांडिस का नाम आपको दिख जाएगा। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एडिलेड के होकर मगरी हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बेन हालोडन और मिलिसनिच, तो दोनों ही विंगर्स का नाम, इससे तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि दोनों विंगर्स काफी इन्वॉल्व रहते हैं इनके अटैक में। पर्थ ग्लोरी की तरफ से फोर्नारोली, जी हाँ, और उसके बाद कैस्ट्रो और कियानिस जो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स हैं। एडिलेड की तरफ से असिस्ट में भी आपको मगरी का नाम दिख जाएगा। उसके बाद हालोडान, मिलिसनिच, त्रोइसी, मारिया कुछ प्लेयर्स हैं। मारिया भी फुल बैक ही हैं। पर्थ ग्लोरी की तरफ से किलकेनी और कैस्ट्रो फुल बैक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि विंग डिपेंडेंट टीम है। इसलिए अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो दोनों टीमों के गोलकीपर का इशू है, और दूसरे से पर्थ ग्लोरी की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि किलकेनी के अलावा और किसी के भी ऊपर मिडफील्ड में मैं ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से अगर मैं एडिलेड की तरफ से ही बात करूँ तो उनके लिए भी यहाँ पर त्रोइसी नहीं खेल रहे, तो उनके भी मिडफील्ड में इश्यूज होंगे। तो आज के मैच में मुझे तो किसी भी तरीके से लग नहीं रहा कि लो स्कोरिंग मैच होना चाहिए। मैंने 2-1 आपको कहा, लेकिन एक्सपेक्ट करिए इससे भी ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं। अभी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूं, हुआंडे यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। डिफेंस में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो सेट पीस लेने की क्षमता रखते हैं और पासिंग एबिलिटी काफी अच्छी है। किलकेनी तो आप मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ से। अभी फ्रैंजिच और मेरेदिथ, इन दोनों में से एक को मस्टली रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि एडिलेड के अगेंस्ट में विंग्स का काफी होता है। गोल करे या ना करे, असिस्ट पोटेंशियल इन दोनों के पास ही काफी है। स्पेशली मैं फ्रैंजिच के बारे में कहना चाहूंगा। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस, भले ही फॉर्म पर ना हो लेकिन लेना तो आपको पड़ेगा ही। और उसके बाद कियानिस। अगर यहाँ पे एक और कोई स्ट्राइकर खेलते हैं जो कि खेलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब तो उनके बारे में लाइनअप आने के बाद बता दूंगा कि किस तरह से हमको हैंडल करना है। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। एडिलेड की तरफ से बात करें, ऑस्पेथ पिछले कुछ मैचेस से काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, और आज के मैच में भी मुझे लगता है कि क्योंकि एडिलेड के भी गोल स्कोरिंग के चांसेस हैं, तो ऑस्पेथ के पास भी काफ़ी अच्छे मौके होने चाहिए। मगरी हो सकता है कि आज विंग पे खेले बेन हालोडान के साथ। अभी क्या है कि एडिलेड यूनाइटेड भी विंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन हेड टू हेड फिक्सचर में आपने देखा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, मैंने तो ये तो आपको बता दिया कि रेगुलर सीजन में एडिलेड यूनाइटेड सिर्फ हारी नहीं है पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट में, वो एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आखिरी बार जब उन्होंने गोल करा था ना, तो वो दो गोल शायद उन्होंने करे थे, तो वो दोनों ही गोल्स आए थे सेट पीस से, और दोनों ही गोल्स करा था उनके डिफेंडर्स ने। मतलब पिछले 5 मैचों में एडिलेड के किसी भी स्ट्राइकर बोल लीजिए, अटैकिंग प्लेयर्स की बात कर लीजिए, किसी ने भी पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट में गोल नहीं करे हैं, और यह एक फैक्ट है जो कि आप चाहो तो बड़ी लीग में स्पेशली इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी हो, मगरी और बेन हालोडान यहाँ से विंग का सिलेक्ट तो करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विंग बैक से इस्तेमाल करती है पर्थ ग्लोरी, तो किस तरह से इनका रोल आएगा और ये क्या क्या कर पाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन लेना टीम में इनको जरूर है। जेकबसन और एलसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। वैसे भी एडिलेड की तरफ से लोग डिफेंडर्स को ज़्यादा रख रहे हैं, और इन दोनों के लेने में तो लॉजिक भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मस्ट हैव होंगे आपके टीम में वो है कुछ इस तरह: किलकेनी, फ्रैंजिच,
ब्रूनो, कियानिस अगर खेलते हैं तो कियानिस, अगर इनकी जगह पर कोई और खेलता है तो उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा लाइनअप आने के बाद। तो यहाँ से हो गए 5 प्लेयर्स। छठा हो गया ओस्पेथ, मगड़ी, हेलोडान। 8 यहाँ से हो गए जैकोब्सन और एलसी। तो ये 10 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और कोई ऐड होता है या नहीं तो उसके लाइनअप आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो जैसा मैंने आपको बताया उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर टीम फॉर्मेशन करी है। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर बहुत सारे गोल्स हो जाए इस मैच पर, लेकिन मेरे को और कोई खास ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मल्टीपल चेंजेस इस टीम में हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं नहीं खेलें, तो उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। अगर कोई प्लेयर मिसिंग हो जाए यहाँ से और उनके जगह पर किसको लेना है, क्यों लेना है, और वो सब चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जे लोपे मतलब जो है हुआनडे को रखा है क्योंकि ये मुझे पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं और असिस्ट पोटेंशियल भी इनके पास काफ़ी सही है। फ्रेंजिच तो मैंने बता दिया क्यों मैंने रखा है, और उसके बाद जेकब्सन और एलसी। इज्जो को मैंने रखा है, मुझे कोई खास प्रेफरेंस नहीं है किसी भी गोलकीपर का, आप चाहो तो किसी को भी रख सकते हो। इनको मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि एडिलेड के डिफेंडर्स लोग ज़्यादा रख रहे हैं, तो इसीलिए 3 मुझे वैसे भी नहीं लगता कि अगर आप 3 क्या 2 भी लोगे, 1 भी लोगे तो भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से बेन हालोडन को रखा है, मैग्री, किल्केनी, फर्नांडोडी, ओप्सेथ, और अगर कियानिस खेलते हैं तो। अभी देखो लगभग टीमें सेम होती है, ये मैंने डे 1 से बता दिया है। हो सकता है ये जो आप टीम ले जाओ यहाँ पर हो सकता है कि लोग फ्रेंजिच और जे लोपेस को ना भी रखें, या फिर हो सकता है सिर्फ जे लोपेस को ना रखें। लेकिन यहाँ पर आपको जो काम करना पड़ेगा वो इस एक प्लेयर के ऊपर नहीं होगा, वो होगा आपका कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर। अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलोगे तो आपको दिखेगा कि लोग ओप्सेथ और मगरी इन दोनों के साथ जा रहे हैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैग्री के रिकॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं। ऑफसेट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, आप इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर आप थोड़ा सा इधर उधर चलना चाहते हो तो मैग्री के जगह पर आप ब्रूनो फर्नांडोडी को ट्राई कर सकते हो, या फिर कियानिस, और थोड़ा और रिस्क लेना है तो किल्केनी का ऑप्शन भी है। सेट पीस लेते हैं याद रखना, और कुछ नहीं तो पासिंग के पॉइंट्स आपको देते ही रहेंगे। मैग्री का रिस्क होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने गोल नहीं करा है, और क्योंकि आज के मैच में काफ़ी गोल्स एक्सपेक्टेड हैं तो अगर ये एक आध असिस्ट निकाल देते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एज गोल स्कोरर सही हो वाइस कैप्टन के तौर पे, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडोडी फॉर्म पे नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स सब कुछ जो है पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने इनको सिर्फ वाइस कैप्टन कहा है। नहीं तो मैं तो कहता कि पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में क्लीन शीट की टीम बनाओ, जो कि मैं नहीं बना रहा अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस से बात करता तो, ठीक है। और यहाँ पर कियानिस भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं अगर खेलेंगे तो उनके बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, उनके बारे में लाइन आने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।